हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट यानी कि डीएड डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर के बारे में। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये आप लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा है इसी सब्जेक्ट का, और ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमन कोर्स है, यानी कि HIVI-IDD आल स्टूडेंट के लिए ये कॉमन कोर्स होता है। सभी बच्चों को ये अध्ययन करना है, जिसमें हम सभी लोग रिवीजन क्लास चला रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 3.1 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कवर कर लिया है। 3.2 इस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, इसके बारे में भी हमने रिवीजन कर लिया है। इस वीडियो में जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो है 3.3 यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो हम इसके बारे में जानेंगे स्वालीनता क्या होता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं और फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। क्लास में आप लोगों को जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हिंदी में स्वालीनता कहते हैं। स्वालीनता क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्वालीनता ग्रीक शब्द आटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि अपने आप में खो जाना या फिर लीन हो जाना। आप लोग देखे होंगे कोई बच्चा या व्यक्ति होगा जो कि दूसरों से मतलब नहीं रखता होगा, दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करता होगा, वो अकेले कमरे में होता होगा, एकांत पसंद करता होगा। तो उस बच्चे में आप ये समझ के ना चलिए कि इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, इस वजह से वो बच्चा एकांत पसंद कर रहा हो, अकेले में रहना चाह रहा हो, या फिर वो अपने आप में ही गुम रहता हो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ में नहीं होता है, सामान्य लोगों के साथ में भी होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो बच्चे इस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं वो हमेशा के लिए किसी के साथ में बातचीत करना नहीं पसंद करते हैं, लोगों के साथ में खेलना नहीं पसंद करेंगे, उठना बैठना मतलब सामाजिक कौशल उसमें किसी भी प्रकार का विकसित नहीं हुआ होता है। ऐसे बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि सभी समस्याएं देखने को आप लोगों को मिलेगी, जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित रहेंगे। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में भाषाई विकास तथा सामाजिक विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। स्वालीनता से ग्रसित जो भी बच्चे हैं वो 3 वर्ष की अवस्था तक उनको आप पहचान सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्वयं में ही लीन रहेंगे, अपने आप में ही खोए रहेंगे, वो 3 वर्ष तक आप लोगों को अगर एनालिसिस किया जा रहा है आपके द्वारा तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे मतलब स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ये कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। तो इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जा रहा है। ऐसे में आपको एनालिसिस करना होगा, यानी कि इनके माता पिता के द्वारा भी, और 3 वर्ष का बालक अगर वो विद्यालय जा रहा है प्ले में तो वहाँ भी शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि बच्चे के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे, तो फिर बच्चे को वहाँ पे वो पहचान सकता है कि बच्चे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ रहा है। इसे बाल्यावस्था, स्वालीनता व कैनर व्याधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज किए थे स्वालीनता की उसकी लियो कैनर साहब ने किया था। तो इसीलिए इस डिसऑर्डर को कैनर व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। इससे ग्रसित 10,000 व्यक्तियों के पीछे लगभग 4 बच्चों में आप लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो 10,000 व्यक्तियों का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें आप लोगों को बहुत ही कम मात्रा में ऐसे बच्चे मिलेंगे
जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित रहेंगे। ये ज़्यादातर मेल में होता है, यानी कि पुरुषों में ज़्यादातर ये पाया जाता है, महिलाओं में ये जो डिसऑर्डर है ये कम पाया जाता है। सन 1801 में जीन इटार्ड एक ऐसे 12 वर्षीय बालक को जंगल से पकड़ कर लाए थे जो बोलने में असमर्थ था तथा इशारे के माध्यम से भी संप्रेषण नहीं कर पाता था। जब उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो उसे किसी को खींच कर बताना पड़ता था, या उसको वो अपने हाथों से जा करके खींचता था पकड़ करके, या रोता था वहाँ पे, या खूब तेज तेज से उनको हिलाता था। तो इस तरीके से वो क्रियाएं करता था, यानी कि वो बोल नहीं पाता था, ना इशारों के माध्यम से बता पाता था। जब वह किसी वस्तु को लेना चाहता था तो उसे प्रतिबाधित किया जाता था, तब वह उग्र हो जाता था, यानी कि उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगती थी। अगर उसको आप बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको बार बार आप टॉर्चर कर रहे हैं, नहीं इसको सीखना है, तो फिर ऐसे में उसमें काफ़ी ये इमोशनल देखने को मिलता था। वो खींच जाता था, गुस्से में आ जाता था, ऐसी क्रियाएं वो करना स्टार्ट कर देता था। उसमें सामाजिक कौशल विकसित करने एवं आवश्यकता अनुसार अशाब्दिक संप्रेषण कराने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सभी लोग असफल रहे, क्योंकि इटार्ड के अनुसार वह मानसिक मंद था और स्वालीन नहीं था। यानी कि वो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा था, ना कि वो स्वालीन बच्चा था कि अपने में ही खोया रहे। जो स्वालीन बच्चे होते हैं वे काफ़ी हद तक सीख भी जाते हैं, लेकिन जो मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं वे अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इनमें विकासात्मक प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे परिभाषा की। जो ये कहानी है, शायद आप लोगों को जो मोंगली का एक कार्टून आता था उस पे ये आधारित होता है, लेकिन उसमें मोंगली जो होता है वो काफ़ी चंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है वो चंट नहीं होता है। मोंगली वहाँ पे सभी जानवरों के शब्दों को भी समझ पाता है, इशारों को जान पाता है, लेकिन यहाँ ये बच्चा किसी भी प्रकार से इशारों को नहीं समझ पाता है। अब हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन की। तो ऑटिज्म का डिफिनीशन क्या है? कौशल विकास की वह अवस्था जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के संप्रेषण और उसके सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है, तो उसे ऑटिज्म ग्रस्त माना जाता है। यानी कि ऑटिज्म के में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं, उसमें संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की जो कौशल होता है वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और सामाजिक योग्यता यानी कि सामाजिक सामंजस्य जो होता है व्यक्ति में वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मानसिक मंद बच्चों की तुलना में ऑटिज्म प्रभावित बच्चों में बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। ऐसे बच्चे में मानसिक मंद बच्चों की अपेक्षा तार्किक चिंतन एवं गणितीय कौशल अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये स्वयं में लीन होने के कारण, स्वयं में खो जाने के कारण बहुत चिंतन मनन करते हैं। इस वजह से इनका जो मैथमेटिकल जो कौशल होता है वो काफ़ी विकसित हुआ होता है। यानी कि आप इनमें गणितीय कौशल अगर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा विकसित रहता है, कि आप कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वो मैथ से अगर रिलेटेड है वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे। अमेरिकन दिव्यांग अधिनियम 1990 के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या कहता है कि स्वालीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता होती है जो मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि जो आप इशारों के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर जो आप मौखिक रूप से कम्युनिकेशन करते हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रभावित देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि सामाजिक जो कम्युनिकेशन होता है ये एक तरीके से इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, या कह लीजिए कि ये विकसित ही नहीं होता है। सामान्य रूप से ये घटना 3 वर्ष से पूर्व की होती है, जो बच्चे के शैक्षणिक निष्पादन को अक्सर प्रभावित कर देती है। जो कह लीजिए कि प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था होती है ये उसी को ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज में वो जाना नहीं चाहते हैं, क्लास में नहीं बैठना चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कत आती है, जिसमें इनका जो शिक्षा से संबंधित
जो कौशल होता है विकसित होना, वो चीज़ें यहाँ पे बाध्य हो जाती हैं। प्रायः इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं इनमें, जैसे कि एक ही क्रिया को ये बार बार दोहराते रहते हैं। इनमें आवृत्ति मूलक चीज़ें पाई जाती हैं कि उसी चीज़ को बार बार दोहराना। स्टीरियोटाइप गतिविधियाँ ये करते हैं। दिनचर्या में भी इनके परिवर्तन होता है। अनावश्यक जो क्रियाएं होती हैं उसको ये लगातार करते रहते हैं। संवेदी अनुभूतियाँ इनमें होती हैं। इनको स्पर्श के माध्यम से या कह लीजिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ सिखाया जाता है। चूँकि इस प्रकार के बच्चों में गंभीर रूप से जो भावनात्मक कमी पाई जाती है, इसीलिए बच्चे शैक्षणिक रूप से अक्सर असफल रहते हैं, यानी कि शिक्षा में इनका मन नहीं लगता है। स्वालीनता के विषय में कैनर का कहना है, जिन्होंने 1943 ईस्वी में इस ऑटिज्म को इन्होंने ढूंढा था, एवं एस्पार्गर 1944, दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, जो कि निम्न है। दोनों लोगों ने क्या कहा है? कैनर के अनुसार ये सिंड्रोम स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है, जबकि एस्पर्गर के अनुसार केवल पुरुष प्रभावित होते हैं। वर्तमान में इससे प्रभावित स्त्री एवं पुरुष का जो अनुपात है वो 1:9 है, यानी कि बहुत ही कम है। स्त्रियों में 1% और पुरुषों में 9% होता है। दोनों वैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध कर रखा है कि इसमें सामाजिक कौशल में अक्सर कमी पाई जाती है तथा सहानुभूति का भी इसमें अभाव पाया जाता है। ये दोनों वैज्ञानिकों का कहना है, यानी कि कैनर का भी और एस्पर्गर का भी। दोनों के अनुसार शब्दों की व प्रश्नों की पुनरावृत्ति पाई जाती है। जो बार बार दोहराना, किसी भी क्रिया को बार बार अगर दोहरा रहे हैं तो वो पुनरावृत्ति कहलाती है। ये दोनों ने कहा है। दोनों के अनुसार भाषा और संप्रेषण की भी इसमें कमी पाई जाती है। भाषा डेवलप नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं होता है। संवेदी उद्दीपन में अनुक्रिया नहीं होती है, ये दोनों वैज्ञानिकों ने कहा है। इसमें विशेष योग्यता की भी कमी पाई जाती है और इसके साथ साथ विशेष योग्यता भी पाई जाती है, क्योंकि ये गणितीय कौशल में काफ़ी तेज होते हैं। अब हम बात करेंगे उपचार या नैदानिक लक्षण की। तो उपचार क्या होता है और नैदानिक लक्षण क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक असामान्य सामाजिक विकास, और दूसरा है सामान्य संप्रेषण, तीसरा है रुचि व्यवहार संबंधी सीमाएं। तो हम फर्स्ट की बात करेंगे, असामान्य सामाजिक विकास। तो इसमें इस प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं जो अपने माता पिता से घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब माता पिता से कोई मतलब नहीं रखते हैं बच्चे। माता पिता द्वारा गोद या चुंबन लेने से बच्चा नापसंद कर देता है। अगर माता पिता उनको गोद में बिठा रहे हैं या उसको गाल पे किस कर रहे हैं, उसको चुम्बन ले रहे हैं, तो फिर वो बच्चा नापसंद कर देता है, उनसे दूर हो जाता है। वो खेल कूद में भी रुचि नहीं लेता है, कि कोई भी बच्चा आ जाए घर में तो उनके साथ में खेलना पसंद नहीं करता है। असामान्य संप्रेषण, ऐसे बच्चों का जो वाणी विकास होता है वो हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि 2 वर्षों में ही ये चीज़ें होनी होती हैं। और जब बच्चे अपने आप में लीन होते हैं तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके तरीके से बात वो नहीं करते हैं, और शब्दों को जो चीज़ें एक बार पकड़ लेते हैं उसी को बार बार वो दोहराते रहते हैं, उन्हीं शब्द को बार बार वो दोहराएंगे। नेक्स्ट है रुचि एवं व्यवहार संबंधी सीमाएं। जब ऐसे बच्चे चिंतित एवं परेशान होते हैं तो वातावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसे में एक ही प्रकार के व्यवहार वो बार बार दोहराएंगे। एक ही क्रियाकलाप जो कर रहे होते हैं उसी को बार बार वो दोहराएंगे, और उसी को वो जो कर रहे होते हैं वो दोहराते हुए उसी को प्रारंभ करते रहेंगे। मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा उनका। ऐसे बच्चे अनोखा तथा अनावश्यक व्यवहार करते समय नजर आते हैं। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वही कार्य करेंगे वो बच्चे। चारों तरफ घूमना, जैसे कि उंगली को पकड़ कर ऊपर नीचे करना या घुमाना, हाथ को आगे पीछे करना, ऐसी क्रियाएं वो करेंगे जो समझ से परे रहती हैं। फार्म 1 1999 का मानना है कि स्वालीनता जो है एक प्रसार
5.2 यानी कि 10,000 बच्चों में पाया जाता है ये। तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। रोग नियंत्रण या रोकथाम केंद्र अमेरिका 2001 के अनुसार इसका जो प्रसार था वो 2 से 6 प्रति 1,000 व्यक्तियों में था। अब ये कम हो गया है, 10,000 व्यक्तियों में हो गया है। स्वालीनता को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम देखेंगे कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 कारक बताया गया है और किसके द्वारा बताया गया है, डी लॉन्ग के अनुसार 1999 में इन्होंने 2 कारक ऑटिज्म के बताए हैं। उसमें कौन सा है कि जीवन के आरंभिक समय में मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाना। दूसरा इन्होंने बताया है कि आइडिपेंथिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत वंशानुगत लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय पर टीकाकरण न होना, जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाना आदि कारक भी हैं जो प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे उपचार की। तो उपचार इसमें कौन कौन से आते हैं। तो उपचार इसमें ऑटिज्म के जो आते हैं वो है कि असामान्य व्यवहार का परिमार्जन करें, उसको सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन करें, शिक्षा एवं सामाजिक सेवाएं दें उन बच्चों को, परिवार को भी सलाह दें, जागरूक करें इन बच्चों के प्रति कि उनको मारे पीटे ना, या फिर जो वो क्रियाएं कर रहे हैं उस क्रिया को वो सकारात्मक ढंग से परिवर्तन करके उनको क्रियाकलाप में शामिल करें। तो ये था उपचार। इसी के साथ में हमारा जो ऑटिज्म की प्रक्रिया है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। जहाँ भी जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा आप लोग फिर से बताएंगे, हम उस चीज़ को दोबारा आप लोगों को वीडियो के रूप में उपलब्ध करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप लोगों से पुनः अनुरोध है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड और आपके D.Ed डिप्लोमा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, और इसके साथ साथ आप लोगों को थ्योरी पेपर्स भी बताए जाएंगे कैसे करना है। और आने वाले समय में आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर भी आप लोगों को करने रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को 1 लाइनर और शॉर्ट में, फिर वेरी शॉर्ट में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।